हेलो दोस्तों, विद्यारंभ में आप लोगों का स्वागत है। मैं जीतू यादव आप लोगों को हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, गद्य साहित्य का इतिहास पार्ट 2, ठीक है, जीतू यादव द्वारा लिखा गया है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है गद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया। पहले देखते हैं गद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो आपके सामने दिख ही रहा होगा कितने भाग में है, और मैंने लिख भी दिया है 6 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, दूसरा पहला पार्ट क्या है, पूर्व भारतेंदु युग, जिसे हम प्राचीन युग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग कहते हैं। और दूसरा क्या है, भारतेंदु युग। तीसरा क्या है, द्विवेदी युग। चौथा क्या है, शुक्ल युग। पांचवा क्या है, शुक्लोत्तर युग। और छठा जो है स्वतंत्रोत्तर युग कहलाता है। ये पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। पेपर में जैसे पूछता क्या है कि भारतेंदु युग की समयावधि क्या थी, द्विवेदी युग की समयावधि क्या थी, और शुक्लोत्तर युग की समयावधि क्या थी, या स्वतंत्रोत्तर युग की युग क्या थी। एक चीज और, यहां पर इसको हम ये कह सकते हैं छायावादी। छायावादी युग क्या बोलते हैं? छायावादी युग, ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं छायादोत्तर। छायादोत्तर, छायादोत्तर युग, ठीक है, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे पूर्व भारतेंदु या प्राचीन युग कब से हुआ है? 13वीं सदी से लेके 1868 ईस्वी तक। 13वीं सदी से लेके 1868 ईस्वी तक हमारा जो है वो हमारा है 13वीं सदी से 1868 ईस्वी तक प्राचीन युग या पूर्व भारतेंदु युग कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक बात आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। कुछ बच्चों कह रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी बोलते हैं, थोड़ा सा आराम से बोलेंगे, समझ में सबको आना चाहिए। भारतेंदु युग ये बहुत इंपॉर्टेंट युग होगा, अभी बाद में बताएंगे इसको। 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक, इसको डेट जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि डेट पूछी जाती है पेपर में। फिर बाद में मत कहिए कि सर आप बताए नहीं थे। 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी, 1922 से 38, और 1938 से 1947। एक मैं बात बताऊंगा, 1868 दिमाग में रखिए और आप उसमें क्या करिए, और 1947 से अब तक। तो 1868 के बाद 1900, 1900 के बाद 1922, 1922 से 1938, 1938 से 1947। क्या क्या मैंने बताया? 1868 से लेके 1900, 1900 से लेके 1922, 1922 से लेके 1938, 1938 से लेके 1947, 1947 से लेके अब तक। तो अब यहाँ पर आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि सर ऐसा ऐसा बता दिए हैं। तो देखो 13वीं सदी से 1868 तक आप जाएंगे तो प्राचीन युग कहलाएगा। 1868 के बाद 1900 के बीच की समयावधि क्या कहलाएगी? भारतेंदु युग। और 1900 से 1922 की अवधि कितनी कहलाएगी? द्विवेदी युग। उसके बाद क्या कहलाएगा? 1922 से 1938 शुक्ल युग। उसके बाद क्या कहलाएगा? 1938 से 1947 छायादोत्तर युग। इसी को छायावादी या छायादोत्तर युग कहते, देख लीजिएगा। स्वतंत्रोत्तर युग क्या? तो 1947 से अब तक की बात हो रही है। अगर हम बात करें तो इसमें कितने साल का ही चला है। अगर हम इसकी डेट ऑफ बर्थ निकालें, इसको वो घटा के देखें तो कितना हो जाएगा? 2 और 9 में से 6 गया 3। तो हमारा अगर बात करें भारतेंदु युग कितने साल चला था? 32 साल। अगर इसकी बात करें तो कितने साल चला था? 22 साल, 20 ईयर्स, ठीक है, 22 ईयर्स। और ये कितना चला था? 6, 1, ये 16 साल चला था। और ये 1938 से 1947 9 वर्ष। देखिए, और 9 वर्ष के बाद अभी तक चल ही रहा है ये। तब आपके दिमाग में सबसे ज्यादा बड़ा काल कौन था? भारतेंदु युग की सबसे बड़ा काल था। अगर उससे पहले प्राचीन युग, प्राचीन में आपके बताएंगे आगे चल के सब। तो पहला जो हमारा भारतेंदु युग था 32 साल चला था। कब चला था? 32 साल चला था। उसके बाद 1922 से 22 साल ये चला था हमारा द्विवेदी युग। उसके बाद शुक्ल युग 16 साल, और शुक्लोत्तर युग 9 वर्ष। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। आपके दिमाग में भी ये बात बननी चाहिए कि थोड़ा सा कितने वर्ष हो गए, ये भी दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, इससे पता चलता है। पहले 32, 22, 16, 9 इस तरह अगर आप एक डेट याद कर लेंगे तो याद जोड़ भी सकते हैं, उसमें ऐड करते चले जाएंगे, आपको सब निकला जाएगा। ठीक है ना। अब आप स्वतंत्र युग, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सब मिसाल के बारे में थोड़ा थोड़ा करेंगे। जैसे पहले हेडिंग हमारी क्या है? पहला पॉइंट, भारतेंदु युग या प्राचीन युग। इसी को हम क्या कहते हैं? तो इस युग की, यह युग कब से कब तक लागू होता है? 13वीं सदी से लेके 1818 ईस्वी तक, 1868 ईस्वी माना जाता है
1868, ठीक है। इस युग की महत्वपूर्ण रचनाएं ये देखा। देखिए इस युग में ज्यादा राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, ये रचनाएं मिलती हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उस युग की, ये 3 रचनाएं हैं। ये पेपर में पूछी जाती हैं तो इसलिए हमने इसको लिख दिए हैं। जैसे रोड़ा, ये रोड़ा एक कवि का नाम है, रोड़ा। ये रोड़ा कवि क्या करते हैं, राउल वेल की रचना की थी। क्या की है, राउल वेल की रचना की। गद्य साहित्य विकास में आपको इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इन रचनाओं को प्राचीन युग की हैं तो कहीं ना कहीं इनका महत्वपूर्ण योगदान माना ही जाता है। तो अगला दूसरा देखें, युक्त व्यक्ति प्रकरण क्या होता है, दामोदर शर्मा की रचना है, जिसे आप दाना दिख रहा होगा, दामोदर शर्मा की रचना है। और तीसरा क्या है, वर्ण रत्नाकर, तो ज्योतिश्वरी ठाकुर, ये मैं तो लिखवा ही चुका महत्वपूर्ण रचना में, लेकिन ये भी रचनाएं तो भूल गया हूं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये रचनाएं आपकी क्या है, इस युग की इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। इस युग में ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं पूछा जाएगा। जो अगला युग है भारतेंद्र युग, तो भारतेंद्र युग में ज्यादा से ज्यादा रचनाएं पूछी जाएंगी, तो उसको बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद अब देखते हैं भारतेंद्र युग, ठीक है। इसके बाद भारतेंद्र युग है। देखिए भारतेंद्र युग, भारतेंद्र की हम बात करते हैं तो 1868 से ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ठीक है। ये 1900 ईस्वी तक गया था, सॉरी ईस्वी तक, ठीक है। तो अब इस युग की देखिए, जितना हमने इसमें इंपॉर्टेंट था मैंने आपको लिख लिया इसमें, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं अगर इसको बोल के लिखाता थोड़ा समय ज्यादा लग जाता, बड़ा वीडियो ज्यादा तो बच्चे कहते सर ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसको आसान समझ लीजिएगा। यह युग कब से कब तक का पहले ये पॉइंट देखना है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यह माना जाता है इस काल में देश के क्षितिज, देश के आकाश, देश क्षितिज मतलब आकाश होता है, क्या होता है, आकाश, क्षितिज मतलब आकाश होता है, आकाश पर भारतेंद्र जी का उदय हुआ। अर्थात वहां पर उदय का मतलब नहीं है, इन्होंने भारत में भाषा का जो गद्य विकास किया उसका अगर उदय माना जाए, उसका अगर श्रेय कर जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। कब जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। और जिन्होंने अपना महान व्यक्तित्व, प्रतिभा और समाज को प्रभावित करने के लिए, प्रभावित मतलब इन्होंने क्या किया, समाज में अच्छी अच्छी बातें बताई, अच्छे अच्छे विचार दिए, लोग गद्य विकास को विकसित करने के लिए अनेक अनेक साधन अपनाए, अनेक तरीके से, मतलब व्यक्तित्व और प्रतिभा, व्यक्तित्व और प्रतिभा का मतलब समझ, एक अच्छी गुण होना चाहिए जिस गुण के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने समाज में प्रभावित किया जाता है। जैसे आप अच्छे होंगे तो समाज में आपकी एक अलग पहचान बनी होगी, तो उसी प्रकार इन्होंने क्या किया, समाज में अच्छे अच्छे कार्य किए जिनसे एक अलग इनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व का निखार सामने आ गया। इन्होंने अपनी भाषा में जो भी सब्जेक्ट लिखते थे, अगर जो भी चीज लिखा करते थे तो उसमें क्या क्या प्रयोग करते थे, संस्कृत की सरल भाषा शब्दों का प्रयोग करते थे, संस्कृत के सरल शब्दों का प्रयोग करते, उनके साथ साथ बोलचाल की, हम लोग जो बोलचाल की भाषा नहीं प्रयोग करते तो बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, तथा तद्भव और तत्सम ये हिंदी शब्द होता है, और ये होता है क्या, संस्कृत का होता है, क्या होता है, संस्कृत का शब्द होता है, संस्कृत का, तत्सम संस्कृत का होता है। और देशज, आप इसमें देखा होगा देशज लिखा हुआ है। देशज मतलब जैसे हम लोग बोलते नहीं घर पर, घर में जैसे आप स्कूल में बोलना सब प्लेट में खाना, थाली में खाना, और गांव में क्या बोलते हैं, टाठी में, ठीक है। गांव देशज शब्द, जैसे आपने खटिया सुना होगा, चारपाई बोलते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है, खटिया ले आओ, है मछिया ले आओ, स्टूल ले आओ, मतलब इस सब चीजों को थोड़ा सा प्रयोग जो होता है वो किस में होता है, वो देशज शब्दों में होता है। अब जैसे मुहावरे आ गए तो मुहावरा को इन्होंने प्रयोग किया, जैसे मुहावरे में क्या, 9 2 11 होना, दांत खट्टे होना, ठीक है, ये मुहावरों का प्रयोग इन्होंने किया अच्छे से। कहावतों का, जैसे न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, और इसे बोल दिया क्या कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसके साथ जैसा व्यवहार कर, जैसा मतलब जिसके पास ताकत है उसको आदमी कंट्रोल कर सकता है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, अगर था जैसा आप किसी के साथ कार्य करोगे वैसा आपको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रभाव देना पड़ेगा, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी, अगर अच्छा आप करोगे तो अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है। कहावतों का भी प्रयोग देखने को इसी युग में प्राप्त होता है, भारतेंद्र जी द्वारा किया गया था, ठीक है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, अतः इन्हें आधुनिकता का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां जहां गोला किया गया है समझ लीजिए, पॉइंट आपके दिमाग में रखने चाहिए, और तो अपनी सारी चीजें होती है दिमाग में, जहां जहां ये गोले हुए हैं इनको आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, क्योंकि यही पेपर में आपसे पूछा जाता है आधुनिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, ठीक है। वास्तव में भारतेंदु जी एक व्यक्ति नहीं थे,
वरन एक संस्था थी। अब संस्था का मतलब यहाँ पर आप क्या बताया गया होगा, संस्था का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे कि एक व्यक्ति, जैसे हम लोग अध्यापक हैं, आप बच्चे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पढ़ाने आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है वो आज नहीं तो कल कुछ कहीं ना कहीं अच्छा बन जाएगा। कुछ बच्चे अच्छे हमारी बातों से इंस्पायर होते हैं, अच्छी बात हो जाती है, अच्छे से मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उसी में ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको चाहे इतना कहिए कि बेटा पढ़ाई करिए तो पढ़ाई नहीं करते, वो क्या करते हैं, मस्ती में रहते हैं। लेकिन एक जीवन का एक ऐसा सत्य है कि एक समय आने के बाद उनको लगेगा कि हाँ कुछ हमें करना चाहिए, जो बताया गया तो आज सत्य हो रहा है। तो उसी प्रकार आप क्या कहा, इन्होंने जो बातें बताई थी, तो भारतेंदु जी ने क्या किया, एक संस्था है। संस्था का मतलब क्या होता है, जहां से अच्छे लोगों का निर्माण किया जाता है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। तो इस अच्छे निर्माण के लिए क्या किया था, इन्होंने कई लेखकों को जन्म दिया, अर्थात कई लेखकों को इन्होंने जैसे उजागर नहीं करता, अपनी शिक्षा से, अपनी प्रेरणा से लोगों को उजागर किया था। जैसे उसमें आपके किताब में दिखा रहा है, जो निम्नलिखित लिखे हैं। जैसे पहला अगर आप देखें, श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, ठीक है, और कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी। कहीं कहीं पर केवल इतना ही लिखा होता है, ठीक है, प्रेमखंड लिखा तो मतलब पूरा नाम ही बता दिया जाता है, ठीक है। वास्तव में अब इतने अच्छे नाम दिए गए हैं, अब इनको क्या बोला जाता है, वास्तव में भारतेंदु जी को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। अर्थात ये आधुनिकता को परिवर्तित करने का काम इन्होंने किया था। किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। तो इससे पता चलता है कि भारतेंदु जी हमारे युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसलिए इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। अभी और इनकी रचनाएं आपके सामने आएंगी, अभी जब खत्म हो जाएगा तो रचनाएं ही बताऊंगा, एक एक रचनाकार की रचनाएं मैं ऐसी बताऊंगा कि आप तुरंत याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या है हमारा, इसके बाद क्या था, द्विवेदी युग। क्या पढ़ना है, द्विवेदी युग, ठीक है ना। इसके बाद द्विवेदी युग पे आते हैं। हाँ देखिए, द्विवेदी युग जो आता है 1900 से 1922 ईस्वी आ गए, ठीक है। तो द्विवेदी युग में क्या क्या चीजें हमारे पास आ गई है, ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए, इस युग की समयावधि पहले ध्यान देना है। समयावधि कब से होती है, 1900 से 1922 होती है। इस युग की क्या होती है, समयावधि हमारी क्या होती है, 1900 से 1922 ईस्वी होती है। ईस्वी को काल का क्या कहते हैं, द्विवेदी युग कहा जाता है। 1900 से 1922 के काल को क्या कहा जाता है, द्विवेदी युग कहा जाता है, जिसे डॉक्टर नागेंद्र, देखिए ये पॉइंट आपको अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जागरण सुधार काल, क्या नाम है, जागरण सुधार काल किसने कहा, तो आप क्या नाम देंगे, उनका नाम क्या है, डॉक्टर नागेंद्र। क्या नाम है, डॉक्टर नागेंद्र कहा है जागरण सुधार काल द्विवेदी युग उन्होंने नाम दिया था। अर्थात द्विवेदी युग का एक और नाम जो दिया था डॉक्टर नागेंद्र ने दिया था, और वो नाम दिया था जागरण सुधार काल, ठीक है, जो भारतेंदु युग काल के बाद आता है, ठीक है, पश्चात 10वीं शताब्दी के में, ठीक है, ये दूसरी मैटर है, ये 10वीं शताब्दी के बाद बताते हैं। अभी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका नाम आप दिमाग से कर लीजिए, क्योंकि जो भारतेंदु युग से भारतेंदु युग का नाम पड़ा था, तो द्विवेदी युग का नाम किसके अकॉर्डिंग पड़ा था, तो आप उसका नाम क्या बताएंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके नाम से हमारा क्या पड़ा था, द्विवेदी युग पड़ा था। तो इन्होंने क्या किया, इनकी भी उपलब्धियां देख लेते हैं। हिंदी गद्य के विकास निर्माण में, अगर हिंदी गद्य के निर्माण में तथा प्रसार और स्तुत्य मतलब स्मरणीय कार्य किया था। स्मरणीय मतलब याद करने वाला इन्होंने कार्य किया था। तथा सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में अर्थात उन्होंने सरस्वती पत्रिका लिखी थी में भी जाना जाता है। अब एक सरस्वती पत्रिका में कंफ्यूजन आपको मिल सकता है। सरस्वती पत्रिका में आप कहीं पर ऑप्शन मिल जाता है श्याम सुंदर दास भी मिलता है, और कहीं पर क्या मिलते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी मिलते हैं। तो दोनों में जो एक रहे उसको मारना, और दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, ठीक है ना। जो एक मासिक पत्रिका, सरस्वती कैसी पत्रिका, एक मासिक पत्रिका थी, मत पत्रिका थी, जो विविध भाषा शैलियों के निर्माण के साथ साथ गद्य के विविध रूपों का विकास हुआ, जिसके साथ साथ गद्य के विविध रूपों का विकास हुआ, ठीक है। अब ये बात जान लीजिए, अब इन्हीं को अगर मान लीजिए यहां पॉइंट करके आप लिखेंगे, नोट करके, नोट लिखेंगे, द्विवेदी युग का नामकरण, द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा।
नाम पर पढ़ा। ठीक है, इतना भी ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, और अब क्या लिखा है देखिए, इस युग के प्रमुख लेखक निम्न हैं। आपके यहाँ पर प्रमुख लेखक कौन कौन है? देखिए आपके पहले प्रेमचंद है। प्रेमचंद्र आप लोग बोलते हैं, प्रेमचंद्र नहीं होता, प्रेमचंद होता है। जयशंकर प्रसाद हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, पदम सिंह शर्मा हैं, श्याम सुंदर दास हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, यशोदानंदन अखौरी हैं, देवकी नंदन खत्री हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, राहुल संकृत्यायन हैं। और अगर बात करें यशपाल है, इलाचंद जोशी हैं, अमृतलाल नागर हैं, और इनका क्या नाम है? कौशिक। क्या नाम है? 14 नंबर पे कौशिक है। ठीक है, इसको एक बार फिर देख लीजिएगा। अर्थात इस युग के समयावधि 1900-1922 है। इस काल के द्विवेदी युग काल कहा जाता है। डॉक्टर नागेंद्र ने जागरण सुधार कार्य इसका नाम दिया था, जो भारतीय युग के पश्चात 10वीं शताब्दी के आचार्य, 10वीं शताब्दी के आचार्य थे। कहने का उद्देश्य बताना था। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य के निर्माण के तथा प्रसार में स्मरणीय कार्य किया था, तथा सरस्वती पत्रिका का संपादक भी इन्होंने किया था, जो एक मासिक पत्रिका थी जो विविध भाषा शैलियों से निर्माण के साथ साथ गद्य के विविध रूपों का विकास करती है या हुआ है। नोट द्विवेदी का नाम किसने दिया था? आचार्य, उनके नाम पर रखा गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। इस युग के प्रमुख लेखक निम्न हैं: प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास और सरदार पूर्ण सिंह, यशोदानंदन अखौरी, देवकी नंदन खत्री, भगवती चरण वर्मा और राहुल संकृत्यायन, यशपाल, इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर और कौशिक। ये हमारे क्या हैं? प्रमुख इसमें रचनाकार थे इस युग के। इस युग के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। थोड़ी सी और रचना इसके बारे में देख लेते हैं, पत्रिकाएं देख लेते हैं। देखिए इस युग की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, अभी देखिए इसके लेखक नहीं लिखे गए हैं। अब जब लेखक लिखाऊंगा तो मैं पत्रिकाएं अलग लिखाऊंगा, नाटक अलग लिखाऊंगा, कहानी अलग लिखाऊंगा, उपन्यास अलग लिखाऊंगा। अभी मैं इसको किस लिए बता रहा था कि मतलब ये पूछ लिया जाता है कि इंदु पत्रिका किस युग की है, माधुरी पत्रिका किस युग की है, मर्यादा, सुधा, परमवीर, जागरण, हंस, प्रभा, प्रताप, विशाल भारत, ये सब पत्रिकाएं किस युग की? युग पूछ लिया करता है, लेखक नहीं पूछता है। जैसे पूछ लिया इंदु पत्रिका किस युग की है, तो आदमी ऑप्शन दे देगा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रोत्तर युग, आधुनिक, मतलब इस तरह का देगा। तो आप ऑप्शन देखकर तो ही मार पाएंगे। ठीक है ना? तो ये जैसे द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण रचना, देखिए महत्वपूर्ण पत्रिकाएं क्या क्या हैं? इंदु आती है, माधुरी आती है, मर्यादा आती है, सुधा आता है, सुधा पत्रिका है, जागरण है और हंस पत्रिका, जागरण पत्रिका, हंस पत्रिका, प्रभा पत्रिका, प्रताप पत्रिका, विशाल भारत पत्रिका, ये सब पत्रिकाएं हैं हमारी। ठीक है ना? तो ये पूछा जाए किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की रचनाएं हैं, द्विवेदी पत्रिकाएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये परीक्षा उपयोगी 2-4 रचनाएं हम रोजाना दिखा के हर वीडियो में लास्ट में 2-4 रचनाएं आपको लिखाया करेंगे, जिससे एक दिन में ढेर ना रहे, आराम से धीरे धीरे काम आपका होता भी रहे। जैसे रचना लिखी, क्या है रचना? रचनाकार अर्थात लेखक जिसे कहते हैं। शब्दानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद सूरी की रचना है। किसकी रचना है? हेमचंद सूरी की रचना है। दूसरा क्या? बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल। क्या नाम है? नरपति नाल। पहेलियां एवं मुकरियां, अगर पहेलियां और मुकरियां आ जाए तो समझ लेना खुसरो बाग अर्थात खुसरो बाग घूमने गए। कौन? सहेली और मुकरी दोनों कहाँ गई? खुसरो बाग अर्थात अमीर खुसरो की रचना क्या है? पहेलियां और मुकरियां। साखी, सबद, रमैनी, ये तीनों रचनाएं को अगर एक जगह देखा जाए तो उसका नाम क्या बताया गया है? बीजक। ये किसकी रचनाएं हैं? कबीरदास की रचना है। किसकी रचना है? साखी, सबद, रमैनी, ये तीनों को मिलाकर कहा जाता है तो बीजक कहा जाता है। ये आपके कबीरदास की रचना है। तो आज की क्लास में इतना, ठीक है? तो कबीरदास की रचनाएं तीनों सारी हो गई। तो आज की क्लास का बस इतना ही। अब आगे देखते हैं, अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग। जो भी हम इंपॉर्टेंट सारी रचनाएं होंगी या कोई जो इंपॉर्टेंट डेट होंगी, सब रचनाएं आपको दिखाई जाएंगी। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है ना? धन्यवाद।